Hello students, a very good morning, good afternoon, good evening whenever you see my lecture. Welcome to at Pathshala JEE and NEET online classes. आज हम 11th क्लास का सेकेंड चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 लेने जा रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का। इससे पहले हम ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1, 2, 3 ले चुके हैं। लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा था? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ा था। लेक्चर नंबर 2 की मैं बात करूं तो हमने यहाँ पर कैथोड रे एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, जिसके अंदर हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करा था। उसके बाद हमने मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट पढ़ा। उसके बाद हमने कैनाल रे के ऊपर बात करी थी। उसके बाद हमने जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल डिस्कस किया था। और लेक्चर नंबर 3 में हमने डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ा था और कुछ रेडियस ऑफ एटम एंड मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर पर डिस्कशन किया था। तो जिन बच्चों ने अभी तक लेक्चर नंबर 1, 2, 3 नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो लेक्चर नंबर 1, 2, 3 पहले देखें, उसके बाद लेक्चर नंबर 4 देखें, तो आपका एक फ्लो बना रहेगा और इजी वे में आपको चीज़ें सब समझ में आएगी। तो लेक्चर नंबर 4 में हम क्या पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स? हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद हम सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे लाइक आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड सो ऑन। ओके, सो यहाँ पे हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारा लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नहीं। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या था? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल हमने 8, 9, 10th या जूनियर क्लासेस में कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है बच्चों। तो आपको इतना कुछ पैनिक होना नहीं है, आपको बस इसको एज अ स्टोरी याद करना है। एक दिमाग में आपको रिकैप करवा रहा हूँ मैं कि किस तरह से एक्सपेरिमेंट हुआ था। तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट क्या हुआ था बच्चों? उन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल्स यहाँ पर लिए थे, ठीक है। अल्फ़ा पार्टिकल्स उन्होंने क्या करा था? गोल्ड फॉइल के ऊपर स्ट्राइक करवाए थे और उन्होंने यहाँ पर एक जेडएनएस नहीं, एक स्क्रीन लगा दी थी उन्होंने यहाँ पर। और स्क्रीन में वो क्या थी? रोटेटिंग करती थी वो स्क्रीन। तो उन्होंने यहाँ पर क्या देखा? अल्फ़ा पार्टिकल्स को जब उन्होंने गोल्ड फॉइल पे स्ट्राइक करवाया, ये गोल्ड फॉइल है बच्चों, इस तरह की गोल्ड फॉइल थी, ठीक। इस गोल्ड फॉइल में ये अपन ने एक एज एटम लिया है, ये सिंगल एटम ले लिया। और रदरफोर्ड क्या उस वक्त बहुत ज़्यादा अमीर आदमी थे, उस वक्त नहीं मतलब उस ज़माने के बहुत अमीर साइंटिस्ट थे। तो हर किसी के बात नहीं थी कि रदरफोर्ड बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करें, क्योंकि बहुत जगह उनका नाम है कि रदरफोर्ड ने ये करा, रदरफोर्ड ने वो करा। तो रदरफोर्ड बहुत ज़्यादा अमीर थे, वही ये सारे एक्सपेंस हाई कर सकते थे, उनके पास इतना पैसा था तो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी कर सकते थे। तो उन्होंने किया ये है और उसमें ये ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिली। तो उन्होंने क्या देखने को मिला है यहाँ पर देखने को बताया? उन्होंने देखा कि अल्फ़ा पार्टिकल्स जब हमारे एटम से, एक एटम ले रखा है हमने सिर्फ, है ना बच्चों, ध्यान रखना, यहाँ पर एक एटम लिया है सिर्फ। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिली कि जब अल्फ़ा पार्टिकल्स यहाँ से निकले तो क्या हुआ? यहाँ पर कुछ एटम तो अनडिफ्लेक्ट होके सीधे के सीधे निकल गए, ओके। और कुछ क्या देखे उन्होंने? कुछ यहाँ पर स्लाइटली डिफ्लेक्ट हो गए स्मॉल एंगल से, और कुछ क्या हुआ यहाँ पर? कुछ हो गए लार्ज एंगल पर डिफ्लेक्ट, ओके। ये लिखा हुआ है लार्जली डिफ्लेक्ट पार्टिकल्स और यहाँ पर लिखा है सिंगल स्लाइटली डिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स, ओके। और कुछ ऐसे भी थे, कुछ ऐसे भी थे जहाँ पर वो एटम गए तो सही सीधे, बट वापस रोटेट बैक हो गए। सीधे तो गए थे और 180 डिग्री पे रोटेट बैक हो गए। रोटेट बैक कहाँ से हुए थे? यहाँ पर मिड ऑफ द एटम के बीच में, ठीक है। और कुछ ऐसे भी थे जो 90 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हो गए, ओके। तो उन्हें क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिली यहाँ पर हमें? यहाँ पे हमें ये ऑब्जर्वेशन देखने को मिली, रदरफोर्ड ने ये ऑब्जर्वेशन बताई कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स नियरली 99.9% वेंट स्ट्रेट विदाउट सफरिंग एनी डिफ्लेक्शन। उनका कहने का मतलब था कि 99.9% जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो क्या हुए?
वो सीधे के सीधे निकल गए, है ना, उनमें कोई डिफ्लेक्शन उनको देखने को नहीं मिला। सेकंड स्टेटमेंट उन्होंने क्या बोली, अब वे अ फ्यू ऑफ देम गॉट डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल्स। उन्होंने क्या बोला कि कुछ तो ऐसे थे जो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए। अभी हमने देखा यहाँ पर क्या हो रहा था, ये स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए यहाँ पर। ओके, थर्ड स्टेटमेंट उन्होंने क्या बोली, अ वेरी फ्यू ऑफ अल्फा पार्टिकल्स अबाउट 1 in 20,000 did not pass through the foil at all but suffered large deflection more than 90 degree or even come back in the direction from which they have come, that means deflection of 180 degree। उनका कहने का मतलब था जो अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से निकले उनमें से 20,000 में से एक ऐसा भी पार्टिकल्स था जो या तो 90 डिग्री पर डिफ्लेक्ट हो रहा था या फिर उससे भी ज़्यादा एंगल पर डिफ्लेक्ट हो रहा था, या फिर कुछ एक ऐसा भी था जो पूरा का पूरा क्या हो रहा था, 180 डिग्री पे डिफ्लेक्ट बैक होके आ गया था। ओके स्टूडेंट्स, ये ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखी और उन ऑब्जर्वेशन का क्या कंक्लूजन निकाला उन्होंने, या उन्होंने कुछ कंक्लूजन दिए। फॉलोइंग कंक्लूजन वर ड्रॉन फ्रॉम द अबव ऑब्जर्वेशन। ओके, तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या देखने को मिला, सिंस मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स went straight through metal foil undeflected, that means it means there large empty space in the atom। उनका कहने का मतलब था जब अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट निकल गए मेटल फॉइल से, तो क्या हुआ था, जो बीच का स्पेस जो ऑलरेडी निकल गया, तो उन्होंने क्या बोला कि एटम के अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट है। इस वजह से 99.9% क्या हुआ है, एटम सीधे के सीधे निकल गए। सेकंड स्टेटमेंट उन्होंने क्या बोली, सेकंड स्टेटमेंट उन्होंने बोली सिंस फ्यू ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ एट मॉडरेट एंगल्स। उन्होंने बोला कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे भी थे जो मॉडरेट एंगल से डिफ्लेक्ट हो चुके थे। इसका मतलब क्या हुआ, उन्होंने क्या कंक्लूजन दिया, इसका मतलब इट वॉज कंक्लूड दैट होल ऑफ द पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड एंड the space occupied by the positive charge is very small in the atom। उन्होंने कहा जो एटम के अंदर जो वो बीच में जो पार्ट प्रेजेंट है वो बहुत ज़्यादा हाईली पॉजिटिवली कंसंट्रेटेड है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स तो नेगेटिवली चार्ज थे। जब वो उसके पास गए तो वो उन्होंने क्या कहा, वो डिफ्लेक्ट हो गए उसके पास जाते से ही, और बहुत ज़्यादा एंगल पर डिफ्लेक्ट होने को देखने को मिला कि जब वो मिड में जा रहे थे बिल्कुल न्यूक्लियस के, तो वो वापस 180 डिग्री पर डिफ्लेक्ट हो गए, और हल्का सा इधर उधर होए तो 90 डिग्री पे होए, और कुछ पूरे 120 पे भी होए डिफ्लेक्ट बैक। ओके, तो उनका कहने का मतलब था कि एटम के बीच में कुछ ना कुछ प्रेजेंट है और वो बहुत ज़्यादा हाईली पॉजिटिव चार्ज है। ओके, उन्होंने यहाँ से क्या निकाला, व्हेन एवर अ अल्फा पार्टिकल्स कम क्लोजर टू दिस पॉइंट दे सफर अ फोर्स ऑफ रिपल्शन एंड डेविएट फ्रॉम देयर पाथ्स। उन्होंने बोला कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स थे वो क्या आ रहे थे, क्लोज आए जैसे एटम के, तो उन्होंने क्या फील करा, यहाँ पर रिपल्शन फील करा। क्या स्टूडेंट्स, क्या फील करा उन्होंने, रिपल्शन फील करा, और डेविएट हो गए कुछ एंगल्स से। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट उन्होंने बोली द पॉजिटिवली चार्ज हैवी मास ऑक्यूपाइज ओनली अ स्मॉल वॉल्यूम इन एन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। उन्होंने बोला जो पॉजिटिव चार्ज जो प्रेजेंट है एटम के अंदर वो क्या कर रहा है, एक बहुत कम स्मॉल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करके बैठा हुआ है, और वो बहुत ज़्यादा हाईली कंसंट्रेटेड पॉजिटिव चार्ज है, और उन्होंने उसका क्या नाम दिया, न्यूक्लियस नाम दिया उसका। ओके, इट इज़ सपोज टू बी प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द एटम, और वो कहाँ प्रेजेंट है, वो एटम के बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट है। ओके, थर्ड स्टेटमेंट उन्होंने क्या बोला, अ वेरी फ्यू ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स सफर्ड स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन एंड इवन रिटर्न ऑन देयर पाथ इंडिकेटिंग दैट द न्यूक्लियस इज रिजिड एंड अल्फा पार्टिकल रिकॉइल्ड ड्यू टू द डायरेक्ट कॉल्यूजन विद द हैवी पॉजिटिवली चार्ज मास। वही हुआ बच्चों, उन्होंने क्या देखा, कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या हुए, स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन फील करा, उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली डिफ्लेक्शन फील करा,
इवन रिटर्न ऑन देयर पाथ, और क्या बिल्कुल अपने पाथ पर रिटर्न बैक हो गए जो 180 डिग्री वाले थे। इसका मतलब क्या है, जो न्यूक्लियस है वो क्या है, बहुत ज़्यादा रिजिड है। अगर रिजिड नहीं होता, अगर अनरिजिड होता, तो अगर वो क्या होता, जैसे अल्फा पार्टिकल्स आते हैं तो अल्फा पार्टिकल्स स्ट्राइक होते उससे, तो अगर वो इधर उधर घूम रहा होता तो अल्फा पार्टिकल जो बीच में वाले, जो बीच में से निकल रहे थे, वो क्या करते, वो कहीं निकल भी जाते हैं, कहीं निकलते नहीं। ओके, तो उन्होंने देखा जो 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 बीच में गए थे बिल्कुल मिड में, वो 180 डिग्री के रिपल्शन से वापस आ चुके थे, रिकॉइल हो चुके थे, ठीक है, ड्यू टू द डायरेक्ट कॉलिजन विद द हैवी पॉजिटिव चार्ज मास। और वो उसका कुछ कुछ मास था, इस वजह से कुछ तो वहीं के वहीं रह भी गए थे, कुछ डिफ्लेक्ट होकर वापस आ गए थे। ओके स्टूडेंट्स, उन्होंने फोर्थ स्टेटमेंट क्या बोली, फोर्थ उन्होंने बताया द रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ डिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स एंड डिफ्लेक्शन एंगल। ये बच्चों थीटा है यहाँ पे, क्यों नहीं है, थीटा है, थीटा याद रखना है ना। द रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ डिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स एंड डिफ्लेक्शन एंगल थीटा इज, उन्होंने यहाँ पे अपन को रिलेशन भी निकाल के दिया डिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स और डिफ्लेक्टेड एंगल्स के बीच में, ठीक है। तो रिलेशन क्या निकल के आया, न्यू इक्वल्स टू 1/sin की पावर 4 थीटा बाय 2, ठीक है। ये बच्चों आपको कोई क्लास में कहीं पे एग्जाम में, ना बोर्ड के एग्जाम में, ना नीट के, या कहीं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि वो किस रिलेशन निकाल के बताओ या फिर इसको डिराइव करके बताओ डिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स और डिफ्लेक्शन एंगल्स के बीच में। आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, न्यू इक्वल्स टू 1/sin की पावर 4 थीटा बाय 2। अगर हम यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 90/2 45, साइन 45 हो गया। साइन 45 होता है 1/√2, 1/√2 का पावर 4 करेंगे, 1/√2 की पावर 4 करेंगे, शायद 8 आएगा, और 8 को ऊपर ले जाएंगे तो साइन न्यू इक्वल्स टू का आ जाएगा 8 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिला, न्यू इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा, ठीक है। ये रिलेशन यहाँ पे निकल के आ रहा है। जैसे ही हम न्यू की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू इंक्रीज करते हैं, थीटा की एंगल बढ़ाते हैं हम, तो यहाँ पे क्या न्यू की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो यहाँ पे ये लिखा है, जब ये थीटा है बच्चों, ये ठीक है ना, ध्यान रखना, ये थीटा है, थीटा इंक्रीज न्यू डिक्रीजेज। वे न्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और क्यों कर रहा है, क्या हमें डिफ्लेक्शन एंगल को, ठीक है। एक और पॉइंट क्या बोला उन्होंने बोला एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज, जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है द नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीजेज विच इंक्रीजेज द रिपल्शन एंड सो डिफ्लेक्शन एंगल थीटा इंक्रीजेज। उन्होंने बोला जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी क्या होंगे वहाँ पर इंक्रीज होंगे, और जैसे इंक्रीज होंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे प्रोटॉन की साइज क्या होती जाएगी, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता जाएगा। जो अपना न्यूक्लियस है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता जाएगा, जैसे जैसे एटम की साइज बढ़ती जाएगी तो जो हाईली कंसनट्रेटेड पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे वो पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा तो यहाँ पर जो अल्फा पार्टिकल यहाँ पर आएंगे तो वो भी ज़्यादा रिपल्शन फील करेंगे यहाँ पर। सो डिफ्लेक्शन एंगल थीटा इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा और रिपल्शन भी ज़्यादा यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। कुछ एप्लीकेशन उन्होंने बताई यहाँ पर। पहली एप्लीकेशन क्या थी, एन एटम कंसिस्ट ऑफ हैवी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस वेयर ऑल द प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट। उन्होंने क्या बोला, एटम के अंदर क्या प्रेजेंट है, एक हैवी पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, और उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, वेयर ऑल द प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट, और उसके अंदर क्या होता है, सारे प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ये एप्लीकेशन रदरफोर्ड ने पहली बताई। सेकंड उन्होंने क्या बताया, द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल, जो हमारी न्यूक्लियस की साइज है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है, एंड इज़ ओनली अ माइन्यूट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम। एटम और न्यूक्लियस के कंपेयर करें हम तो न्यूक्लियस की साइज क्या है बच्चों, बहुत ज़्यादा स्मॉल है एज कंपेयर टू एटम की साइज से, ठीक है। न्यूक्लियस हैज अ रेडियस ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। जो न्यूक्लियस की रेडियस है वो कितनी है, 10⁻⁻13 सेंटीमीटर है, एंड द एटम हैज़ अ रेडियस ऑफ ऑर्डर 10⁻⁻8, और जो एटम की रेडियस है वो कितनी है बच्चों, 10⁻⁻8 है, ठीक है।
तो रेडियस ऑफ एटम अपॉन रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कैसे निकाल सकते हैं अपन? रेडियस ऑफ एटम ऊपर आ गया, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस यहाँ पे आ गया, ठीक है। फॉर्मूला आप देखो तो यहाँ पे रेडियस ऑफ एटम में पता है 10⁻⁻8 होती है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस से हमारी 10⁻⁻13। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारी वैल्यू रेडियस की 10⁻5। तो हमारी रेडियस ऑफ एटम कितनी निकल के आती है? रेडियस ऑफ एटम होती है 10⁻5 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस से, ठीक है। आप इसको ऐसे सपोज कर सकते हो कि आप ग्राउंड में बैठे हो बॉल पकड़ के, ठीक है। एक क्रिकेट ग्राउंड है, उसमें आप एक बॉल को रख दो, एक बॉल रखी हुई है मिड में बिल्कुल ग्राउंड के, और चारों तरफ का जो एरिया है वो क्या है? एटम की रेडियस है, और जो वो बॉल है वो बॉल क्या है? न्यूक्लियस है। तो इतना कंपेरिजन होता है इसमें, देखो तो इतनी साइज में डिफरेंस होता है, तभी तो 99.99% क्या हुए थे? अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट फॉरवर्ड निकल चुके थे, और जो बीच में आए थे कुछ 1 in 20,000 वो क्या हुए थे? डिफ्लेक्ट बैक हुए थे, और कुछ लार्ज एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए थे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमें क्या निकल के आई? रेडियस ऑफ एटम इक्वल्स टू रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है? 10⁻5 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। ओके, द रेडियस साइज ऑफ द एटम इज 10⁻5 टाइम्स द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। थर्ड स्टेटमेंट उन्होंने बोली इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ क्लोज ऑर्बिट विद हाई स्पीड। उन्होंने क्या बोला? न्यूक्लियस के आसपास एटम में, एटम के न्यूक्लियस जो प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के आसपास एटम की जो रेडियस है उसमें क्या करते हैं? एटम इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं वो विद वेरी हाई स्पीड से। उन्होंने इसका मॉडल किससे कंपेयर किया? उन्होंने ये सिस्टम हमारे सोलर सिस्टम से कंपेयर किया। उन्होंने बताया दिस मॉडल वाज सिमिलर टू द सोलर सिस्टम। किससे सिमिलर है? सोलर सिस्टम से सिमिलर है। द न्यूक्लियस रिप्रेजेंट द सन एंड रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एज अ प्लैनेट। उन्होंने क्या बताया कि जो सन होता है वो सन के आसपास जो अपने 8 प्लैनेट हैं, 8 प्लैनेट्स जो है वो रोटेट जिस तरह से करते हैं उस तरह से ही हमारा जो सन है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? एज ए न्यूक्लियस रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है, और जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो एटम की रेडियस पर रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। वो एटम्स जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स रोटेट कर रहे हैं। उन इलेक्ट्रॉन्स को उन्होंने क्या सपोज किया? उन्होंने प्लैनेट्स बताया उनको कि जिस तरह से न्यूक्लियस के आसपास प्लैनेट्स रोटेट करते हैं, सन के आसपास जो हमारे ये रोटेट करते हैं प्लैनेट, उस तरह से ही न्यूक्लियस के आसपास ही क्या रोटेट करते हैं? इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये चीज़ें उन्होंने कुछ हमें बताई थी। थर्ड पॉइंट क्या बताया उन्होंने? देयर इज एन एम्प्टी स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस कॉल्ड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। उन्होंने क्या बोला कि एटम के आसपास, नहीं न्यूक्लियस के आसपास बहुत ज़्यादा एम्प्टी स्पेस है, उन एम्प्टी स्पेस को क्या बोला उन्होंने? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट बोला उसको, ठीक है। ये अपना न्यूक्लियस है और इसके आसपास जो ये प्रेजेंट है वो क्या है? एम्प्टी स्पेस। क्या है? एम्प्टी पार्ट, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है, ठीक है। एम्प्टी न्यूक्लियर पार्ट है, एक्स्ट्रा एम्प्टी न्यूक्लियर पार्ट है ना। इन दिस पार्ट इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, और यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, वो क्या कर रहे हैं? रोटेट कर रहे हैं यहाँ पर। इन एन एटम इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। और ये क्या बोल रहे हैं? जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे हमारे शेल्स के आसपास, रेडियस के एटम पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। तो ये क्या बोल रहे हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? सेम होंगे जब ये एक दूसरे आसपास इसके घूमेगा। ओके, एज द न्यूक्लियर पार्ट ऑफ द एटम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मास ऑफ द एटम। जो न्यूक्लियर पार्ट है वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? मास ऑफ एटम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एटम का मास यही रिप्रेजेंट करता है। द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स वॉल्यूम, और वो उसकी वॉल्यूम को भी रिप्रेजेंट करता है जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है। द वॉल्यूम ऑफ द एटम इज अबाउट 10⁻15 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। द वॉल्यूम ऑफ एटम क्या है?
10⁻15 टाइम्स क्या है, ज़्यादा है किसके, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस से। अब यहाँ पे देख सकते हो, वहाँ पे हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था यहाँ पे, जो हमारे रेडियस ऑफ एटम वो 10⁻5 टाइम रेडियस ऑफ न्यूक्लियस थी, बट जो हमारा वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ एटम क्या है यहाँ पर 10⁻15 टाइम्स ग्रेटर है किससे, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस से। तो यहाँ पे वही फॉर्मूला लगेंगे सेम। इस बार वॉल्यूम निकाल रहे हैं बच्चों, ध्यान रखना, यहाँ पे वॉल्यूम निकाला है हमने, वहाँ पर रेडियस निकाली है। तो वॉल्यूम ऑफ एटम कितना होता है, वो 4/3 पाई आर ए क्यूब। 4/3 पाई आर ए क्यूब क्यों लिया, क्योंकि वहाँ पर एटम क्या है, स्पीयर है। स्पीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर ए क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन एन, ठीक है, अपॉन एन नहीं, सॉरी, न्यूक्लियस के लिए, ठीक है, ये न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये क्या हो रहा है, 10⁻⁻8 अपॉन 10⁻⁻13। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगी, हमारे रेडियस ऑफ, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, सॉरी, ये है 10⁻³ सॉरी, तो यहाँ पे क्या है, ये रेडियस ऑफ वॉल्यूम ऑफ एटम। तो वॉल्यूम ऑफ एटम क्या हो जाएगी, 10⁻⁻8 अपने पढ़ा था उधर, रेडियस है ना, आर की वैल्यू कितनी थी, -7, और उसके ऊपर ये आ जाएगा 3, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 10⁻⁻13 तो ये सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारी कितनी आ जाएगी, वॉल्यूम ऑफ एटम 10⁻15। ओके स्टूडेंट्स, कुछ ड्रॉबैक्स भी थे यहाँ पे रदरफोर्ड मॉडल के। तो ड्रॉबैक्स क्या थे बच्चों, उन्होंने पहला ड्रॉबैक क्या बताया, द थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। क्या बोला उन्होंने, वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, मैक्सवेल यहाँ पे साइंटिस्ट है, मैक्सवेल ने उनके ड्रॉबैक्स बताए। तो ड्रॉबैक्स क्या थे बच्चों, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, इलेक्ट्रॉन्स लूजेस इट्स एनर्जी कंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ओके, उन्होंने बोला जब एटम आसपास जब रोटेट कर रहे होंगे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में क्या कर रहे होंगे, एनर्जी लूज कर रहे होंगे। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द इलेक्ट्रॉन शुड लूज एनर्जी एट एवरी टर्न, हर टर्न पे वो अपनी एनर्जी लूज कर रहे होंगे, एंड मूव क्लोजर एंड क्लोजर टू द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के क्लोज और क्लोज जा रहे होंगे, फॉलोइंग अ स्पाइरल पाथ। जिस तरह से आप देख पा रहे हो, इस तरह का स्पाइरल पाथ फॉलो करके वो न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब आ जाएंगे और स्ट्राइक कर जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर वो एटम पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। द अल्टीमेट रिजल्ट विल बी दैट इट विल फेल इनटू द न्यूक्लियस। और क्या बोला उन्होंने मैक्सवेल के अकॉर्डिंग, कि ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किया है वो पूरा का पूरा फेल है, देयर बाय मेकिंग द एटम अनस्टेबल। और उन्होंने क्या बोल दिया, एटम क्या है, अनस्टेबल है। ये बात सही भी थी कि उन्होंने बोला कि भाई जब इलेक्ट्रॉन्स रोटेट होंगे तो हर रोटेशन पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकल रही होगी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होगी, लूज होगी। जिससे लूज होती जाएगी तो क्या होगा, एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जब इलेक्ट्रॉन बिल्कुल क्लोज आ जाएगा न्यूक्लियस के, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर डिस्टर्ब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ सिस्टम समझा नहीं पाया था रदरफोर्ड, तो ये मैक्सवेल ने इस चीज़ को उनका ड्रॉबैक बता दिया था। इस चीज़ को आप बच्चों इस तरह से समझो, उन्होंने बोला जैसे कि हमने संक्रांत आती है, जब हम काइट का सीज़न आता है, तो बचपन में आपने लंगड़ बांधे होंगे, लंगड़ जो होते हैं, या फिर आपने कोई एक वो लो अपना धागा, रस्सी लो, रस्सी में एक हैवी पार्टिकल बांध दो एक एंड पे, एक एंड अपने हाथ में पकड़ लो, और जब उसको अपने सर के ऊपर घुमाओगे गोल 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 गोल, एक फुल स्पीड में जब घुमा दोगे, तो आप क्या देखोगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स से वो क्या हो रहा होगा, रोटेट कर रहा होगा, ठीक है। जब आप उस पत्थर को घुमाना बंद कर दोगे, जैसे जैसे घुमाना बंद करोगे, तो हर रोटेशन पे अल्फा जो अपने जो अपना पत्थर है वो क्या होता होगा, क्लोज अपने आसपास अपने पास आ रहा होगा, ठीक है। जैसे रोटेशन उसके धीरे 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 क्या हो रहेंगे, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इस तरह से उसके रोटेशन क्या हो रहेंगे, अपने क्लोज आते जा रहे होंगे। जब हमने उसको एनर्जी देना बंद कर दी, रोटेशनल एनर्जी, तो क्या हो रहा होगा, वो अपने पास आने लगेगा धीरे धीरे, और एक टाइम ऐसा आएगा जब वो रुक जाएगा और अपने स्ट्राइक कर जाएगा।
ऐसे ही यहाँ पर भी क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे थे, रोटेट होते जा रहे थे और हर रोटेशन पे वो क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की फॉर्म में एनर्जी लूज कर रहे थे। और एनर्जी लूज कर रहे थे तो एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जहाँ पर बिल्कुल एनर्जी खत्म हो जाएगी, लूज हो जाएगी सारी एनर्जी, और क्या होगा, न्यूक्लियस के आके स्ट्राइक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे उनका एक ड्रॉबैक हो गया था, ये स्टेबिलिटी के बारे में यहाँ पर बता नहीं पाए थे। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोला, सेकंड स्टेटमेंट बोला इफ़ द इलेक्ट्रॉन्स लूज एनर्जी कंटिन्यूसली। अब एनर्जी एटम एनर्जी कंटिन्यूसली लूज कर रहा है, सॉरी इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज कर रहा है कंटिन्यूसली, बस उन्होंने क्या देखा, they observed spectrum should be continuous but the actual observed spectrum consists of well defined lines of definite frequency discontinuous। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने देखा जो यहाँ पर एक स्पेक्ट्रम लाइंस, आगे पढ़ाऊँगा आपको स्पेक्ट्रम लाइंस क्या होती है। जब इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा था तो स्पेक्ट्रम लाइंस में उन्होंने क्या देखा, स्पेक्ट्रम लाइंस तो कंटिन्यूस होना चाहिए थी, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो कंटिन्यूसली रोटेट कर रहा है, बट उन्होंने फील क्या किया, जो स्पेक्ट्रम लाइंस थी वो स्पेक्ट्रम लाइंस क्या कर रही थी, डिसकंटिन्यूस फॉर्म में आ रही थी। तो यहाँ पर जो एनर्जी लूज हो रही थी वो भी एक डिसकंटिन्यूस फॉर्म में आ रही थी, यहाँ पे भी वो अनस्टेबल, क्यों, अनस्टेबिलिटी को शो कर रहा था। द लॉस ऑफ एनर्जी बाय इलेक्ट्रॉन इज नॉट कंटिन्यूस इन एन एटम, मतलब यहाँ पर जो एनर्जी एटम लूज कर रहा था, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था, वो एक डिसकंटिन्यूस फॉर्म में कर रहा था। तो यही चीज़ भी यहाँ पर वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, तो यहाँ पे इनके रदरफोर्ड के मॉडल के ड्रॉबैक्स आ गए थे, इस कारण ये चीज़ें यहाँ पर फेल हो गया वो एटम का प्रॉपर स्ट्रक्चर बताने में। कोई बात नहीं, आगे और मॉडल आएंगे, वो धीरे धीरे यहाँ पर चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हैं, नए नए साइंटिस्ट आ रहे हैं, नई नई चीज़ें बता रहे हैं। पहले डाल्टन आए तो उन्होंने बताया एटम ऐसा होता है, एटम सबसे छोटा पार्टिकल होता है, उसके बाद भी देखो नई नई चीज़ें पता पड़ी कि एटम के अंदर अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, उनका कुछ मास होता है, कुछ चार्ज होता है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने बताया, डिस्कवरी हुई धीरे धीरे करके, ऐसे ये डिस्कवरी कंटिन्यूस फॉर्म में चल रही थी। फिर हर कोई आता था और इनकी टांगे खींचता था, मतलब उस वक्त क्या होता था, बहुत बड़े साइंटिस्ट होते थे, बहुत सारे, एक तो ना साइंटिस्ट थे, रदरफोर्ड जैसे बहुत सारे साइंटिस्ट थे, ठीक है, न्यूटन था, बहुत सारे साइंटिस्ट थे, प्लैंक था, उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट थ्योरी देते थे और एक दूसरे की टांगे खींचते थे। फिर मैक्सवेल आया, मैक्सवेल ने अपनी थ्योरी दी वहाँ पर आके, और एक दूसरे को रॉन्ग प्रूफ करने लगते थे। ऐसी कोई पर्सनल लड़ाई नहीं थी, बट ये जब खुद ऑब्जर्व करते थे चीज़ों को तो यहाँ पर चीज़ें निकल के नहीं आती थी जब ये चेक करते थे, इसलिए ये एक दूसरे का रॉन्ग प्रूफ करते थे, इस तरह से ड्रॉबैक निकाल कर। ओके स्टूडेंट्स, वहाँ पे वो ख़त्म होता है। यहाँ पे हम कुछ सम इम्पोर्टेंट टर्म्स पढ़ने वाले हैं, सम इम्पोर्टेंट टर्म्स से, सॉरी ये आइसोटॉप्स हैं, ठीक है, इसके नीचे दब गया है पीपीटी में, आइसोटॉप्स। ठीक है, आइसोटॉप्स क्या होते हैं बच्चों, आइसोटॉप्स वो एलिमेंट होते हैं, पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार, उसके बाद मैं आपको नॉर्मल वे में बताऊंगा आइसोटॉप्स होते क्या हैं। दे आर द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट which have same atomic number but different mass number, that means they have same nuclear charge but different number of neutrons। उन्होंने क्या बोला, यहाँ पे आप एग्जाम्पल के फॉर्म में देखो, यहाँ पे हमने कैल्शियम के 2 आइसोटॉप्स दे रखे हैं, तो यहाँ पे क्या देख सकते हो आप, यहाँ पे एटम के एटॉमिक नंबर तो क्या है, सेम है, बट मास नंबर क्या आ रहा है इनका, डिफरेंट आ रहा है। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, विच एलिमेंट, आइसोटॉप्स आर दोज एलिमेंट which have same atomic number but different mass number। ठीक है, आप देख सकते हो कैल्शियम का 35 भी मास आ रहा है और इधर कैल्शियम का दूसरा क्या आ रहा है, 37 आ रहा है मास, बट एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है। ठीक है, तो प्रोटॉन्स तो सेम होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स निकालने के करेंगे हम, 35 को 17 से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे 18, इधर भी 37 में 17 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, न्यूट्रॉन्स 20। ओके, और क्या बताया, आइसोटॉप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, बट क्या होता है यहाँ पर, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, डिफरेंट होती है, पर केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, सेम होती है। और क्या बोला उन्होंने, आइसोटॉप्स डू नॉट हैव सेम वैल्यू ऑफ E/m वैल्यू बिकॉज मास वरीज। उन्होंने क्या बोला
यहाँ पर जो E/m की वैल्यू होगी, E/m की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, वो भी वरी करेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मास क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। आप देख सकते हो वहाँ पे कैल्शियम का मास 35 था, अब 37 हो गया, तो ये मास ही चेंज हो गया। 35 इंटू करेंगे अपन, कितना था वहाँ पे 1.602 इंटू 10⁻27 kg। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 35 से तो कुछ और वैल्यू आएगी, जब 37 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ और वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ E/m की वैल्यू क्या हो रही थी, चेंज होती है, यहाँ पर सेम नहीं रहती। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम बट मास वरीज, इलेक्ट्रॉन्स तो सेम है बट मास क्या वरी करेगा। दूसरा टर्म है हमारे पास आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होते हैं बच्चों, आइसोबार्स अपन सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं यहाँ पर। दे आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विच हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। इसका मतलब क्या है, उनका कहने का मतलब था हाइड्रोजन, आपने देखा हुआ हाइड्रोजन के 3, यहाँ पर आप देख सकते हो, सॉरी हाइड्रोजन नहीं हीलियम है ये, सॉरी हाइड्रोजन हीलियम ले रखा है, ये हीलियम ही है, सॉरी। ओके, अब यहाँ पे क्या देख सकते हो आप, हाइड्रोजन हीलियम, हीलियम के ऊपर जो हमारा मास है वो मास तो सेम है, बट जो हमारा एटॉमिक नंबर है वो एटॉमिक नंबर क्या डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम, दोज एलिमेंट विच हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। एक और एग्जांपल की फॉर्म में लिख सकते हैं हम यहाँ पर, पोटेशियम और कैल्शियम। ठीक है, इनका 40 और 40। आप देख सकते हो बच्चों, ये होता है एटॉमिक नंबर इसका 39 और इसका होता है सॉरी 19 होता है और ये 20 होता है। हाँ, ये 40 नहीं होता, सॉरी 40 नहीं आएगा। ठीक है, कैल्शियम का मास नंबर और पोटेशियम का मास नंबर क्या होता है, सेम होता है। ठीक, और जो एटॉमिक नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। यहाँ पे पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना है 19 और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 20। ठीक है स्टूडेंट्स, और क्या बोल सकते हैं, आइसोबार्स डू नॉट हैव सेम केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या बोलता है, आइसोबार्स की ना ही तो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, ना ही फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। ठीक है, दे डू नॉट हैव सेम वैल्यू ऑफ E/m। ऑब्वियसली E/m की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, वरी होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मास नंबर की क्या वैल्यू हो रही है, वो मास तो सेम है बट एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है, तो यहाँ पर भी वैल्यू क्या होगी, डिफर करेगी। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे देख सकते हो आप, इससे प्रोटॉन 1 है, इसके अंदर हीलियम के अंदर कितने प्रोटॉन है, 2 है, इलेक्ट्रॉन कितने 1 है, इधर इलेक्ट्रॉन कितने 2, नाइट्रोजन कितने 2, उधर कितने 1 है। ठीक, तो प्रोटॉन प्लस नाइट्रोजन कितना आ जाएंगे 3, उधर कितना आ जाएगा प्रोटॉन P+3, P+ यानी कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। आइसोटोन्स, आइसोन्यूट्रॉनिक एंड आइसोटोनिक। ठीक है बच्चों, ये क्या होती है, तीनों कहीं आ जाए टर्म्स पेपर में एग्जाम में तो ये सेम टर्म्स होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, दे आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विच हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये क्या कौन से एलिमेंट्स होते हैं, ये एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे साउंड सेम कर रहा है, आइसोटोन्स, आइसोन्यूट्रॉनिक, आइसोटोनिक, एन साउंड कर रहा है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना, जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात है तो ये क्या करेंगे, आइसोटोन्स के रिप्रेजेंट करते हैं जहाँ पर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे पोटेशियम और कैल्शियम का एग्जाम्पल लिया है। पोटेशियम का 39 मास नंबर है, कैल्शियम का 40 मास नंबर है, और इनका एटॉमिक नंबर क्या है 19 और 20। अब यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे न्यूट्रॉन्स कितने हैं इनके 20 और 20। ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स कितने 19 और 20 यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, प्रोटॉन्स भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू प्रोटॉन्स होते हैं जब तक वो कोई चार्ज पार्टिकल्स नहीं हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू प्रोटॉन्स होता है। ठीक, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो सेम हो गए। अब हमें क्या चाहिए, न्यूट्रॉन्स चाहिए, तो 39 - 19 करेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या आ जाएंगे 20 आ जाएंगे, और यहाँ पे कैल्शियम में करेंगे तो कितना आ जाएगा, न्यूट्रॉन्स 20 आ जाएंगे। ठीक, आइसोस्टर्स क्या होते हैं, आइसोस्टर्स क्या होते हैं बच्चों, दीज आर द मॉलिक्यूल्स विच हैव सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन
ऐसा एलिमेंट जिसके अंदर सेम नंबर ऑफ एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स हो, ध्यान रखना, जिसके अंदर सेम नंबर ऑफ एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स सेम होना चाहिए, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, आइसोस्टर्स बोलते हैं। यहाँ पे आप एग्जांपल दे सकते हो CO2 और N2O का। यहाँ पे एटम कितने हैं इनका गिनो, कार्बन 1 एटम, ऑक्सीजन 2 एटम, ठीक। नाइट्रोजन N2O में देखो, नाइट्रस ऑक्साइड में एटम कितने हैं, 2 है, N2 है, ऑक्सीजन के 1, ठीक है। तो एटम कितने आ गए टोटल, 3 इधर, ठीक, और इधर कितने आ गए, 3 आ गए। इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पर, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है इलेक्ट्रॉन नंबर, एटॉमिक नंबर 8 है, 8 इंटू कितने ऑक्सीजन 2, 6 प्लस 8 इंटू 2 कितना हो गया 22 इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पे बात करें N2O में, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए नाइट्रोजन के, सॉरी एटॉमिक नंबर कितना होता है नाइट्रोजन का 7 इंटू 2, ठीक है, 2 नाइट्रोजन क्योंकि प्लस 8 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या होगा 22 इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या हुआ यहाँ पे एटम नंबर भी सेम आ गए, एटम प्लस इलेक्ट्रॉन क्या आते हैं सेम, उनको क्या बोलते हैं अपन, आइसोस्टर्स बोलते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ क्या होती है, दीज आर द एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस, ध्यान रखना बच्चों टर्म्स आ रही है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिन एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं, उन एटम्स को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूल्स क्या बोलते हैं हम, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। बच्चों इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, आपने एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि विच एलिमेंट्स हैव सेम नंबर ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग में भी ये चीज़ काम आती है, वहाँ पर भी ये देखते हैं कि बताओ कौन कौन सा एलिमेंट्स विच हैव सेम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़, ठीक है। वहाँ पर डिफरेंट वे से सॉल्व करते हैं, और यहाँ पे हम किसको देख के सॉल्व करते हैं, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को देख के सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैसे देखेंगे, यहाँ पे एग्जांपल ले रखा है BF3 और SO2 का। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, B के इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करेंगे तो B कितना, बोरोन कितना होता है 5 होता है, प्लस फ्लोरीन कितना होता है, एटॉमिक नंबर 9 इंटू 3 27 प्लस 5 कितना आ गया 32 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। SO2 की बात करें यहाँ पे, सल्फर कितना होता है, एटॉमिक नंबर 16 प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 8, है ना, तो ऑक्सीजन 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक, 16 प्लस 16 कितना हो गया 32। तो यहाँ क्या आ गया सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या हो गई, ये कौन सी स्पीशीज हो गई, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हो गई। ओके स्टूडेंट्स, ऊपर आप ये वाला एग्जाम्पल भी ले सकते हो, CO2 वाला, और ये ऊपर वाला सॉरी है ना, लिखा ही नहीं आ रहा, CO2 एंड N2O वाला, ये एग्जाम्पल क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो भी क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, तो ये भी एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का एग्जाम्पल है। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू। आज क्लास यहीं ख़त्म होती है, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं लूँगा मैं, आप बोर नहीं हो जाओ बिल्कुल, इसलिए मैं छोटी छोटी क्लास लूँगा, 30 से 40 मिनट्स की होती है क्लास। इसको आप पढ़ो, एक क्लास लो, उसके बाद रिलैक्स फील करो, उसके बाद वापस इसको रिकैप देखो, जहाँ जहाँ आपको कुछ समझ नहीं आया तो उसको रिकैप करो, और नहीं समझ आया तो मेरे को कमेंट बॉक्स में डालो, तो मैं उस चीज़ का रिप्लाई दूंगा आपको। अगर आपको जो चीज़ गलत लग रही है मेरे को उसके बारे में बताओ, ठीक है स्टूडेंट। तो प्लीज़ लाइक, शेयर and subscribe my channel and given these videos to the needy ones, those who prepare for NEET and JEE exams. Stay safe and stay home. Okay, thank you.